हेलो बच्चों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन टाइप सेकंड जो बोलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं 6 मार्क के आते हैं क्लास 10th में एसएसटी। ओके बच्चों आज आपके लिए लेके आया हूँ ये कुछ 5-6 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए खासकर। एक ना एक क्वेश्चन आ ही आता सेट में से। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अरे गड़बड़ हो गई भाई। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। मतलब जर्मन यूनिफिकेशन के ऊपर हमें एक नोट लिखना है। तो हम बच्चों लिखते हैं जैसे बच्चों अब यूपी बोर्ड में आंसर कैसे लिखते हैं देखो, जैसे अब इसमें मेन वर्ड क्या है, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन एक मेन वर्ड बताया गया है तो हम पहले यूनिफिकेशन को डिस्क्राइब कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारी कॉपी भरेगी और एग्जामिनर को बढ़िया भी लगेगा। भाई कॉपी भी तो भरनी है अपनों को, ऐसे थोड़ी है कि 4 अक्षरों में लिख के आगे बस केवल लॉन्ग आंसर को भी। तो भाई देखो कॉपी भरेगी ऐसे। लिखा हमने, हेडिंग डाली यूनिफिकेशन, आगे को लिखा मीन्स दैट। मैं पहले एक बार वो पढ़ देता हूँ डेफिनेशन और उसके बीच में आपको बता भी दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मीन्स द एक्ट प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ ब्रिंगिंग और कमिंग टुगेदर इनटू आर एज इट इनटू अ सिंगल यूनिट और ग्रुप। ये डेफिनेशन थोड़ी उटक पुटक लग रही होगी क्योंकि इंटू इंटू और का बहुत वो है इसमें यूज़। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम यूनिफिकेशन उसे बोलते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सब कमिंग टुगेदर, सब एक साथ हो जाएं, और ब्रिंगिंग, कमिंग टुगेदर मतलब ब्रिंगिंग कर लें, एक आपस में सबको बना लें, एक सिंगल यूनिट ग्रुप बना लें, मतलब बहुत सारों जने से बढ़कर मतलब एक बन जाए हम। सीधी बात, लोग हम बस यूनिफाइड हो जाएं किस तरीके से, सबकी एक, सबको एक बना ले, मतलब सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट और ग्रुप मतलब एक ग्रुप को सिंगल यूनिट बना ले, बस सिंगल। ठीक है, अब हमने जैसे बच्चों ये एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें अब पूरा एक्सप्लेन करना ना, क्योंकि शॉर्ट नोट अबाउट जर्मन यूनिफिकेशन पूछा था, खाली यूनिफिकेशन के ऊपर नहीं। बच्चों एक पार्लियामेंट होती है फ्रैंकफर्ट, ठीक है, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। द, अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट tried is the best for the unification of Germany under the leadership of the King Prussia but it failed। मतलब जो फ्रैंकफर्ट गवर्नमेंट थी, वो थी पार्लियामेंट, उसने भाई हर तरीके का वो करा अपना कि वो जर्मन को यूनिफाइड कर सके। किसके, उस टाइम पे लीडर भी, उस टाइम पे लीडर था किंग प्रुसिया, ये वर्ड याद रखना। इसके लीडरशिप में हम इन्होंने वर्क किया था, पर क्या हुआ, ये फेल्ड हो गई। भाई इनसे यूनिफाइड नहीं हो पाई क्या, जर्मनी यूनिफाइड इनसे नहीं हो पाई। किससे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 से। ठीक है, अब इसके बच्चे सेकंड उस पे आते हैं हम, सेकंड हेडिंग पे, यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। प्रूशिया took on the leadership of movement or national unification. Otto von Bismarck was the architect of the process and carried out the movement for national unification with the help of Prussia army and get unified German। अब बच्चों एक सेकंड एक्ट आया। अब पहले बार भी इसके प्रुशिया के अंडर ही हो रही थी, जो प्रोसेस हुआ, जो भी कुछ इन्होंने स्टेप लिया। सेकंड बार क्या करा, प्रुशिया ने सब चीज़ अपने हिसाब से करी। उनको भाई अब की बार मैं करता हूँ अपने हिसाब से। तो प्रुशिया ने क्या किया, प्रुशिया टू का लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। प्रुशिया ने लीडरशिप ले ली मूवमेंट की, किस चीज़ की, नेशनल यूनिफिकेशन की, मतलब जर्मन की यूनिफिकेशन की। ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब ओटो वॉन बिस्मार्क जो था इसका आर्किटेक्ट था, मतलब एक देख रेख वाला जो होता कि किस तरीके से क्या चीज़ होनी है, मतलब सब चीज़ को देख रेख कौन कर रहा था, ओटो वॉन बिस्मार्क। एंड कैरिड आउट द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और इसी तरीके से इन्होंने अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, किस चीज़ के लिए, यूनिफिकेशन के लिए जर्मन की। अब हेल्प ऑफ प्रुशियन आर्मी की वजह से इन्होंने जंग वंग लड़ी होगी, कुछ भी करा, ये हो गया गेट यूनिफाइड जर्मन। मतलब इन्होंने जर्मन को यूनिफाई कर दिया। किसने करा,
ओटो वॉन बिस्मार्क की निगरानी में प्रूसिया ने लीडरशिप लेके अपनी आर्मी से करके वादा भाई जीत गए। इन्होंने ले ली भाई यूनिफिकेशन। एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ। चलो सारे क्वेश्चन करके जब ही समझाऊंगा आपको पूरा अच्छे से। अब आता है बच्चों, हाईलाइट द मेन फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। आंसर लिखते हैं, सोइल फॉर्मेशन के क्या क्या मेन फैक्टर हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सोइल आर गिवन बिलो। देखो अब ये हमने एक लाइन ऐड कर दी तो इससे क्या हुआ, हमारी जगह भी गिरी और आंसर भी थोड़ा थोड़ा बढ़िया लगने लगा पहले से, जहाँ तक मुझे लगता है भाई। अब चलो पहला पॉइंट करते हैं। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग द डिकम्पोज एंड डिग्रेडेशन द पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक इज वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक इट इज द वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। मतलब बच्चों वेदरिंग के उससे मतलब ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग के कारण जो सोइल होती है, जो पेरेंट रॉक होती है और बेड रॉक होती है, वो गिरने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है। किसकी वजह से? वेदरिंग की वजह से। और ये क्या कहलाता है? ये होता है बच्चों वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल। वेदरिंग ध्यान रखना, जो मौसम का बदलना और वो होता है मतलब जो बदलाव कहते हैं उसे बोलते हैं वेदरिंग। ओके। सेकंड आया बच्चों, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ द रॉक टाइप ऑफ वेजिटेशन इन्फ्लुएंसिंग द सोइल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इसका मतलब बच्चों क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है वेदरिंग को। ये दोनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड है पर दोनों अलग अलग हैं। मतलब जो क्लाइमेट चेंजिंग होता है वो भी वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करता है। भाई बारिश आवे, कभी कुछ आवे, कभी कुछ आवे, कभी धूप आवे, कभी हवा आवे, क्लाइमेट करता ना ये सब। तो इसकी वजह से फिर भाई सोइल में दिक्कत होती। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक। ओके। थर्ड आते हैं बच्चों, नेचर ऑफ स्लोप एंड रिलीफ इन्फ्लुएंस द सोइल। माउंटेन हैव द थिन सोइल कवर वेराज प्लेन हैव थिक। मतलब नेचर ऑफ स्लोप मतलब जो स्लोप का नेचर होता है, मतलब जो मौसम कह लो एक तरीके से, या जो फिर देख रेख कह लो, या फिर जो जमीन की वो होती है। मतलब अपने यहाँ कुछ होता, दूसरे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि मामा के यहाँ गन्ना सही हुआ है, किसी के यहाँ जमीन बढ़िया, किसी के यहाँ खराब है, तो वो बोला जाता है नेचर ऑफ स्लोप। अब इसमें क्या बताया गया कि माउंटेन हैव थिन सोइल। मतलब माउंटेन की सोइल क्या होती है? थिन। और प्लेन एरियाज की सोइल क्या होती है? थिक। माउंटेन्स की थिन, माउंटेन्स की थिन और प्लेन की थिक। ओके बच्चों, ये पॉइंट याद रख लो। लास्ट पॉइंट आता है इसका, टाइम प्रोवाइड्स मैच्योरिटी टू सॉइल एज लेयर आफ्टर लेयर एक्यूमुलेट्स एंड लोअर लेयर डिफेक्ट इन कंपोजिशन देन द अपर लेयर। मतलब टाइम के साथ साथ बच्चों सोइल भी अपने आप को चेंज करती रहती है, कि जैसे ज़्यादा टाइम हो गया तो वो सोइल आपस में इंटरेक्ट करके मतलब ऊपर की लेयर नीचे पहुंचा देती, नीचे की लेयर ऊपर पहुंचा देती। बस यही है। अब आते हैं बच्चों एक 7 क्वेश्चन पे। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्क्राइब इट्स यूजेस। मतलब हमें क्या इम्पोर्टेंस है पानी की एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई हम पानी की इम्पोर्टेंस हम जानते ही हैं, ये भी क्या वो करने वाली बात है कि हमें ना पता हो। ये क्वेश्चन तो सभी जानते हैं। एक बार बच्चों चलो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ इसे, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। वाटर इज द वन ऑफ द वाटर इज द वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन लिमिटेड अमाउंट। पानी एक ऐसा रिसोर्सेज है, पानी एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि बहुत कम बचा है, मतलब इस धरती पे, मतलब बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मतलब पानी होता ही रहेगा होता ही रहेगा। ये बच्चों एक बढ़िया की पॉइंट हो सकता है किसी भी एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। क्या? वाटर इज द वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन लिमिटेड अमाउंट। इट इज एन essential source for the extensions of life ऑन द प्लेनेट अर्थ। मतलब ये एग्जिस्टेंस की एक बहुत ही बड़ी सोर्स है। किस पे? उस पे अर्थ पे जीने के लिए। इससे मतलब मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, आपको फिर से समझाता हूँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है जीवन जीने के लिए। किस पर? अर्थ पे। अगर अर्थ पे पानी ना होता तो हम इतनी आसानी से, या शायद हो सकता है कि हम जीवन भी नहीं जी सकते थे। तो वो यही बोल रहा है
कि इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। जो अर्थ पर जीवन संभव है वो पानी की वजह से है, भाई जानते हैं हम ये भी। इट हैव वेरियस पर्पज इन अवर लाइफ सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड मैनी मोर। मतलब पानी के काफ़ी हमारे वो हैं, मतलब पानी के बहुत पर्पज़ हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि भाई पीना, धोना, नहाना, साफ करना और खाना बनाना और मैनी मोर, मतलब काफ़ी और ज़्यादा। लाइफ इज़ वो बाय दिस नेचुरल रिसोर्सेज द लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। मतलब कि इस नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, किस नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बच्चों? पानी की वजह से हमें लाइफ पॉसिबल हुई है अर्थ पर, एंड वी आर लिविंग ऑन इट, और हम उस पर रहते हैं भाई। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ इज वेरी मच बिकॉज ऑफ वी आर डिपेंडेंट ऑन इट। मतलब इम्पोर्टेंस पूछी थी ना उसमें क्वेश्चन में, तो मतलब इम्पोर्टेंस तो भाई इतनी है, अगर हमें पानी ना मिले तो हम जीवन नहीं जी सकते, हम इस पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर अवर नीड्स। द वाटर फुलफिल अवर डेली रूटीन नीड्स। मतलब पानी हमारी दिन की प्रक्रियाओं को सबको फुलफिल करता है, एक ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज है कि जिसके बिना हम अपना जीवन नहीं जी सकते भाई। अब तुम अपने कुछ तो भाई तुम भी जानते होगे पॉइंट्स जो मैंने छोड़ दिए होंगे एग्जाम में, मतलब ये वाला क्वेश्चन तुम अच्छे से फोड़ के आओगे। और अब इसका बच्चा सेकंड क्वेश्चन था, डिस्क्राइब इट्स यूजेस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, इरिगेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूजेस। मतलब इंडस्ट्रियल के यूजेस और डोमेस्टिक यूजेस। इरिगेशन बच्चों वो होती है जो पानी की हम सिंचाई करते हैं, मतलब जो खेतों में जो पानी भरते हैं उसे बोलते हैं इरिगेशन। अब बच्चों मेन क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैंने कराए हैं। डिस्कस द यूनिटरी एलिमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम। मतलब एक यूनिटरी फैक्टर बताओ इंडियन फेडरल सिस्टम में, तो समझते हैं चलो। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हम उस पर इन्हें क्लासिफाइड करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट हुई बच्चों, एक होती यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होती फेडरल गवर्नमेंट। हमें कौन सी पढ़नी है? फेडरल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में फेडरल सिस्टम पूछा है। तो बच्चों फेडरल सिस्टम क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, मतलब पावर का जगह जगह बंटना, ऐसा नहीं किसी एक पे। डिसेंट्रलाइजेशन इसे बोलते हैं। पावर हर जगह बट रही है, ऐसा नहीं है कि पावर किसी एक के पास है, नहीं, पावर बट रही है। अब पावर बट तो रही है भाई, बट भी तो किसी किसी में रही होगी। बट रही है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड बट रही है, ऐसा नहीं कि भाई कि इसे कितनी दे दी और इसे कितनी दे दी, नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे बटी हुई है। अब बच्चों एक इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में पूछा, तो भाई इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में कुछ तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताने होंगे। तो बच्चों एक पॉइंट है, इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। मतलब कैनेडियन मॉडल पे हमारा फेडरल सिस्टम बेस्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब बच्चों ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। अब किस किस तरीके से बढ़ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद एरियाज लाइक डिफेंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस ऊपर के मामले देखती है, और स्टेट विद मैटर्स सच एज पुलिस और ट्रेड। मतलब पुलिस के और ये मामलों में स्टेट गवर्नमेंट वो करती है। द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, फीचर भी पूछे ना। हाँ मतलब फीचर तो हम आपने आप उसमें बता रहे हैं क्योंकि लॉन्ग आंसर है बच्चों ये। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन फेडरल सिस्टम क्या करता है? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। द यूनियन मेक्स लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट विद द स्टेट मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। मतलब यूनियन बच्चों स्टेट गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है सेंटर को देख के, और स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है स्टेट को देख के। इसमें यही पूछा गया है बस। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा और बैक करके देख लो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आता है बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा,
What was the reason for the consumer movement in India? Find out the its development. मतलब इंडिया में भाई कंज्यूमर एक्ट को कंज्यूमर मूवमेंट का क्या रीजन था, मतलब क्या कारण था, आइए समझते हैं भाई। द कंज्यूमर मूवमेंट across to out of dissatisfaction of the consumer as many unfair practices were being ये क्या लिखा undiligent in the by the sellers। हाँ अब मैं बताता हूँ इसका बच्चों। मतलब कंज्यूमर मूवमेंट क्यों करा गया, क्योंकि सभी कंज्यूमर क्या थे, डिससेटिस्फैक्शन था सबके बीच में, किस चीज को लेकर बच्चों, क्योंकि कंज्यूमर जो है काफी अनफेयर हो रहा था उनके साथ। कहाँ हो रहा था बच्चों, मार्केट प्लेसेस में सेलर्स जो थे काफी अनफेयर तरीके से उनसे वो कर रहे थे कि भाई जिसका जो मर्जी कर रहा था वो कर रहा था, मतलब कि भाई इतने रेट को लेनी ले ना तो मत लो, मतलब इस टाइप से, मतलब एक टाइप की मनमर्जी चल रही थी। तो वही इसमें बताया गया कि कैसे मनमर्जी चला रहे थे सब मतलब सब सेलर्स कंज्यूमर्स पे। अब क्या, देर इज नो लीगल सिस्टम ऑडिबल टू कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन इन द मार्केट प्लेसेस। मतलब उस टाइम पे कोई भी ऐसा कोई लीगल सिस्टम नहीं था जिससे कि कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रह सकें, किस चीज़ किन से, मतलब जो मार्केट प्लेसेस पे उनके साथ अन्याय हो रहा था वो कुछ था ही नहीं। अब भाई कुछ भी, जैसे हम मान लो हमने कुछ चीज़ खरीद ली, उसे वापसी नहीं कर सकते थे हम, नुको भाई हम नहीं करेंगे वापसी, या कहीं से महंगा खरीद लिया तो भी कुछ नहीं। तो बच्चों क्या गवर्नमेंट क्या बोलती थी उस टाइम पे कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ से लेना कहाँ से नहीं। तो कंज्यूमर ने क्या करा, स्टॉप बाइंग कर दी, भाई खरीदना ही बंद कर दिया। जब अगर तुम्हारी स्थिति इतनी खराब है, इतना खरीदना बंद कर दिया कि ये दुकान वाले फिर सुधरेंगे। पर भाई दुकान वाले थोड़े बहुत तो सुधरे, बाकी नहीं सुधरे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंज्यूमर्स पे आ गई सारी, कि हमें कहाँ से लेना कहाँ से नहीं लेना। अब बच्चों कंज्यूमर मूवमेंट ऑर्गेनाइज एज सोशल फोर्सेस, मतलब प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। हमें एक तो प्रोटेक्ट भी करना है कंज्यूमर को और प्रमोट भी करना भाई, क्योंकि सामान तो इन्होंने तो स्टॉप कर दी थी ना सब चीज़ की खरीदना। टू कंज्यूमर राइट्स, ओके, कंज्यूमर राइट empower individual ensure that their safety and welfare in market। मतलब कंज्यूमर राइट एम्पावर करता सभी की सेफ्टी और सभी से एक वेलफेयर, मतलब कि एक अच्छा अमाउंट, अच्छा कह रहा हूँ मतलब जो सही जायज़ अमाउंट है वो मार्केट प्लेस में दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी की मनमानी करी जाएगी, जैसे चीनी 40 रुपये को चल रही है तो ऐसा नहीं वो 90 रुपये को बेची जाएगी, नहीं, वो सभी को 40 की दी जाएगी, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर राइट की। तो बच्चों लॉन्ग आंसर आपके ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे ही, और बाकी के मैं सब अपलोड कर दूंगा, पार्ट्स में डिवाइडेड है ये शायद, और आप देखते रहना एसएसटी का सब। ठीक है बच्चों।